और अब खबरों को विस्तार से देखेंगे। रायपुर से बड़ी खबर आपको बता दें, भारत जोड़ो यात्रा में मुख्यमंत्री शामिल होंगे। सुबह 11 बजे वो महाराष्ट्र के लिए रवाना होने वाले हैं। बुल्ढाना के शेगांव आज भारत जोड़ो यात्रा पहुंचेगी और उसी दौरान राहुल गांधी के साथ यात्रा में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल शामिल होंगे। यात्रा में शामिल होने के बाद वो आज शाम ही रायपुर लौटेंगे। और सहयोगी ममता इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, सीधे ममता के पास आपको लिए चलेंगे। ममता, भारत जोड़ो यात्रा में एक बार फिर शामिल होंगे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, पूरा कार्यक्रम बताएं। और मेरा ख्याल है अब से थोड़ी देर बाद जब वो जाएंगे तो एयरपोर्ट पर आप सभी से चर्चा भी करेंगे। ममता, देखिए, बिल्कुल मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भारत जोड़ो यात्रा में आज शामिल होंगे और राजधानी रायपुर से सुबह 11 बजे महाराष्ट्र के लिए वो रवाना होंगे। महाराष्ट्र की बुल्ढाना के सेगांव में जो है वो भारत जोड़ो यात्रा रैली में शामिल होंगे। दोपहर 3 से 4 बजे तक भारत जोड़ो यात्रा में रहेंगे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल राहुल गांधी के साथ में, और वही शाम को 6:15 बजे राजधानी रायपुर पहुंच जाएंगे। इसके बाद में अगर हम बात करें तो इंदौर में भी कांग्रेस के जो कई पदाधिकारी, जो कार्यकर्ता हैं, करीबन 300 से ज्यादा लोग भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होंगे। और जिस तरीके से पूरे देश भर में राहुल गांधी जो है वो भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं, और चूंकि छत्तीसगढ़ से वो यात्रा नहीं निकल रही है, ऐसे में भी समय समय पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जहां जहां से यात्राएं निकलती है, संभव हो सकता है उन यात्राओं में शामिल हो रहे हैं। और इसी कड़ी में आज महाराष्ट्र में वो भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होंगे। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका ममता इस तमाम जानकारी के लिए। लेकिन आप हमारे साथ बनी रहे ममता, आगे भी अहम खबरों को लेकर आपसे चर्चा करेंगे। रायपुर से बड़ी खबर, संविदा कर्मचारी पदयात्रा निकालने जा रहे हैं। नियमितीकरण की मांग को लेकर यह पदयात्रा है 19 और 20 नवंबर को। तो 19 और 20 नवंबर को संविदा कर्मचारी प्रदर्शन करेंगे। चंदखुरी से रायपुर तक, रायपुर के बूढ़ा तालाब तक मार्च होगा। 25 किलोमीटर की ये पदयात्रा है, ये पैदल मार्च है। सर्व विभागीय संविदा कर्मचारी ने मार्च का ऐलान किया है। ममता लगातार हमारे साथ बनी हुई है। ममता, पैदल पदयात्रा और आर पार के मूड में कर्मचारी, देखिए, अनियमित कर्मचारी संघ लगातार नियमितीकरण की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। पूरे प्रदेश में अलग अलग तरीके से अलग अलग जगहों पर प्रदर्शन किया। अब पैदल मार्च निकाल रहे हैं और ये चंद्रखुरी से लेकर यहां पर पैदल मार्च निकालेंगे बूढ़ा तालाब तक के, धरना स्थल तक के। और जो अनियमित कर्मचारी संघ है, उनका कहना है कि हजारों की संख्या में कर्मचारी जो है वो शामिल होंगे, अलग अलग विभागों के लोग शामिल होंगे। चूंकि चुनाव नजदीक है और ऐसे में जाहिर तौर पर जो कर्मचारी संगठन है वो दबाव बनाना चाहेंगे सरकार पर। इसके पहले जब लंबे समय तक ये हड़ताल चली थी, उसके बाद सरकार के आश्वासन के बाद में उन्होंने हड़ताल स्थगित की थी, लेकिन ये भी चेतावनी दी थी कि आने वाले समय में फिर से हड़ताल करेंगे, और इसी कड़ी में वो हड़ताल कर रहे हैं। सरकार का कहना है कि लगातार सरकार जो है वो कर्मचारियों के हित में काम कर रही है और समय समय पर उनकी मांगों को पूरा भी कर रही है। डीए की मांग की गई, डीए की मांगों को पूरा किया गया, पेंशन शुरू की गई। तो ऐसे में जो है वो उन पर भरोसा रखना चाहिए। अनियमित कर्मचारियों का एकदम से चीजें नहीं होती। तो जाहिर तौर पर दोनों के ही अपने दावे हैं, अपने वादे हैं और अपने तर्क हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया ममता इस तमाम जानकारी के लिए। ममता विस्तार से जानकारी दे रही थी। और अब बात करेंगे भानु प्रतापपुर उपचुनाव। अब तक 39 अभ्यर्थियों ने नामांकन दाखिल किया है। बीजेपी के ब्रह्मानंद नेताम ने कल पर्चा दाखिल कर दिया। कांग्रेस से सावित्री मंडावी ने भी पर्चा दाखिल कर दिया। लेकिन जो फैक्टर इस चुनाव में एकदम अलग है वो है सर्व आदिवासी समाज। सर्व आदिवासी समाज के 34 नेताओं ने भी पर्चा जमा किया है। अब जो ये फॉर्म जमा हुए हैं, नामांकन दाखिल हुए हैं, उनकी जांच होगी। 21 नवंबर तक प्रत्याशी नाम वापसी कर सकते हैं। और अब आपको दो तस्वीरों के जरिए बताते हैं कि कैसे शिक्षा के मंदिर को शिक्षक
अपवित्र कर रहे हैं। एक तस्वीर अंबिकापुर की, जहां बच्चों को गुरुजी ने मजदूर बना दिया। उनके हाथों में किताबों की जगह सीमेंट, गारा, तसला थमा दिया गया। एक और तस्वीर धमतरी की, जहां शराबी शिक्षक की करतूत से नाराज होकर बच्चों ने परिजनों के साथ स्कूल में ताला जड़ दिया। ये दो तस्वीरें शिक्षा के मंदिरों में धब्बे लगाने वाली, शिक्षा के मंदिर को कैसे शिक्षक अपवित्र कर देते हैं, देख लीजिए। एक तस्वीर अंबिकापुर की, गुरुजी ने बच्चों को मजदूर बना दिया, किताबों की जगह सीमेंट, गारा, तसला, फावड़ा थमा दिया। और एक तस्वीर धमतरी की, शराबी शिक्षक से बच्चे इतने परेशान हो गए कि परिजनों के साथ मिलकर स्कूल पर ताला जड़ दिया। और अब धमतरी में शिक्षा मंदिर आपको लिए चलते हैं। एक शराबी शिक्षक से बच्चे और उनके परिजन, बच्चे और उनके अभिभावक इतने परेशान हो गए कि स्कूल के गेट पर ताला लगाकर प्रदर्शन करना पड़ा। स्कूल के गेट पर ताला जड़ना पड़ा। छात्रों और बच्चों के परिजनों ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के बाद डीईओ और जिला जो महकमा है, शिक्षा महकमा, उसकी नींद टूटी। डीईओ ने इस शिक्षक को हटाया। शराबी शिक्षक को डीईओ ने हटा दिया। धमतरी के नगरी ब्लॉक के टांगा पानी स्कूल का यह पूरा मामला है। तो स्कूल के गेट पर ताला लगाकर प्रदर्शन किया गया, तब कहीं जाकर डीओ ने इस शराबी शिक्षक को हटा दिया है। अब इसे हटाने को निलंबन में रखेंगे, बर्खास्तगी में रखेंगे, ये एक बड़ा सवाल रहेगा। सहयोगी अभिषेक पांडे धमतरी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। धमतरी आपको लिए चलेंगे। अभिषेक, बड़े हैरत की बात है, अपने ही अधिकार के लिए शराबी शिक्षक को हटाने के लिए स्कूल में ताला जड़ना पड़ता है। बड़े हैरत की बात है। अगर प्रॉपर मॉनिटरिंग हो तो ये व्यवस्थाएं ही ना रहे, इस तरह से ताला ही ना जड़ना पड़े। अभिषेक, बिल्कुल ललित, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। आप जानकर हैरान होंगे कि ये मामला आज का नहीं है। ये लंबे 2008 से वो शिक्षक वहां पर पदस्थ था और लगातार उसकी ये हरकतें जारी थी कि पीकर शराब पीकर आना या स्कूल में ही शराब पी लेना। इसकी स्थानीय जो सरपंच है और जिला पंचायत जनपद के जो सदस्य हैं उन तक शिकायत गई, जांच भी हुई, जांच में शिकायतें सही भी पाई गई, लेकिन ये कार्रवाई नहीं की गई। ये सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह है, क्योंकि जब सारी चीजें स्पष्ट हो चुकी हैं, प्रमाण मिल चुके हैं, तो फौरन इसका एक्शन लिया जाना चाहिए था, वो नहीं लिया गया। इसी कारण आज पालकों और शिक्षकों को इस स्थिति में आना पड़ा कि प्रदर्शन करना पड़ा, स्कूल में ताला जड़ना पड़ा। ये स्कूल जो है नगरी ब्लॉक के वनांचल ग्राम का है, ये नक्सल प्रभावित इलाका भी है। तो ऐसे में जो स्कूल के शिक्षक होते हैं, वो जो बच्चों को, नई पीढ़ी को सिखाते हैं, शिक्षा देते हैं, ज्ञान देते हैं, उनके ऊपर महती जिम्मेदारी रहती है कि उस क्षेत्र का विकास की जो बीज है वहाँ पर पड़ने चाहिए। लेकिन शिक्षक ही अगर शराबी हो जाए, भ्रष्ट हो जाए और पथ भ्रष्ट हो जाए, तो ऐसे में उन बच्चों का क्या होगा, उनका भविष्य क्या होगा, इस पर भी सवाल उठते हैं। ललित, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक, इस तमाम जानकारी के लिए। विस्तार से जानकारी हमारे सहयोगी दे रहे थे। रुक करेंगे, बड़ी खबर मिल रही है। इलाज में लापरवाही का मामला, और लापरवाही भी इस कदर के 4 डॉक्टर समेत 7 के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। जान चली गई इनकी लापरवाही से। सिद्धिविनायक अस्पताल का लाइसेंस निरस्त किया गया। भिलाई 3 में सिद्धिविनायक अस्पताल है। मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी ने यह आदेश जारी किया है। इलाज में लापरवाही के चलते एक मासूम की जान चली गई। अब सिद्धिविनायक अस्पताल का लाइसेंस निरस्त किया गया है। डॉक्टरों समेत 7 पर एफआईआर भी दर्ज की गई है। सिद्धिविनायक अस्पताल है बच्चों का, जो सिरसा गेट भिलाई 3 में है। उस अस्पताल के बारे में हमारे को एक जानकारी मिली थी पहले कि यहाँ पे जो है वो एक बच्चे की मृत्यु हो गई है। तो हमने तुरंत एक जांच टीम बना दी थी। जांच टीम के द्वारा जो रिपोर्ट प्राप्त हुई है उसके आधार पर हमने
कलेक्टर महोदय के पास अनुमोदन के लिए भेजा था और हमने ये पाया वहाँ पे कि जो वहाँ पे चिकित्सक है और जो कर्मचारी हैं उनके द्वारा प्रथम दृष्टया लापरवाही। हॉस्पिटल में एक 10 माह का बालक जो है उसका ट्रीटमेंट के दौरान उसकी मौत हुई थी। इस पे CMHO द्वारा जो है टीम ऑफ एक्सपर्ट्स की जांच की गई, जिसमें प्रथम दृष्टया एक एलोपैथिक डॉक्टर, 3 आयुर्वेदिक डॉक्टर और 4 नर्सेस की लापरवाही जो है प्रतीत हुई। तो इसमें हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन और इन 7 लोगों पर धारा 304 IPC के अंतर्गत जो है FIR किया गया है। इसमें पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है, उसकी जांच के बाद अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। बंदर के लिए पैसा आया और उसकी जमकर बंदर बांट हो गई। यह हो सकता है अगर वो जगह छत्तीसगढ़ का रायगढ़ है तो। छत्तीसगढ़ में बंदरों के उत्पात को कम करने के लिए 2017-18 में पायलट प्रोजेक्ट लाया गया। बंदरों की नसबंदी के लिए स्टरलाइजेशन सेंटर बनाया गया, इस उम्मीद से कि बंदरों की आबादी कम होगी, उत्पाद भी कम होगा। सेंटर के निर्माण के लिए 60 लाख रुपए खर्च किए गए। मशीन पिंजरे खरीदने पर करोड़ों खर्च हुए, लेकिन सब बेकार। इतना खर्च करने के बाद भी अब तक एक भी बंदर की नसबंदी नहीं हुई है। इसकी वजह है वेटनरी डॉक्टर की मौजूदगी नहीं है। अब बताया यह जा रहा है कि बीजेपी यह कह रही है कि सरकार इस योजना की अवहेलना कर रही है। जिस तरीके से भूपेश की कांग्रेस सरकार है, यह पूरे तरीके से बदले की भावना से ओतप्रोत है। भाजपा सरकार ने जितनी भी योजनाएं लॉन्च की थी, उस सभी योजनाओं में कुछ न कुछ ऐसे फायदे वाले विषय थे जिसे अब कांग्रेस सरकार अनदेखा करते हुए उससे ठंडे बस्ते में डालने का काम कर रही है। बंदरों की संख्या जिस तरीके से उत्पात मचाती है, उससे जनसंपत्ति और उसको हानि होती है, उसे बचाने को देखते हुए भाजपा ने योजना लाया था जिससे स्टरलाइजेशन सेंटर खोला था। लेकिन आज उसमें सिर्फ मात्र एक बंदर का नसबंदी होना यह जताता है कि भूपेश सरकार पूरे तरीके से इन सभी योजनाओं को ठंडे बस्ते में डालना चाहती है। 2019 के टाइम में, वर्ष 2019 में लाया गया था। उस टाइम हमारे पास संविदा में वेटनरी डॉक्टर थे, तो इंदिरा विहार में मंकी रेस्क्यू सेंटर स्थापित किया गया था और प्लस वो कैंपिंग कर करके जगह जगह जहाँ पे भी उत्पाद था वहाँ पे बंदरों को पकड़ के नसबंदी किया करते थे। फिर उसके बाद अभी जब वर्तमान स्थिति है, वहाँ पे डॉक्टर अवेलेबल नहीं है, उनकी कहीं और जॉब लग गई तो वो चले गए हैं, जिसकी वजह से वो फंक्शनल नहीं है अभी सिर्फ जो वन्य प्राणी रेस्क्यू किए जाते हैं वहाँ पर ही उनका प्राइवेट डॉक्टर बुलाकर इलाज किया जाता है। और अभी वर्तमान में डॉक्टर के अभाव में ये योजना आगे नहीं बढ़ पाई है। डॉक्टर के अभाव में योजना नहीं चल रही। एक सुधार और कर दें कि सिर्फ एक बंदर की नसबंदी हुई है। रिकॉर्ड ये कहता है कि सिर्फ एक बंदर की नसबंदी हुई है। हरपाल आपको नजर आ रहे होंगे। हरपाल हमारे सहयोगी रायगढ़ से हमारे साथ जुड़े हैं। हैरत की बात है हरपाल, लाखों खर्च, लाख क्या ये करोड़ तक आंकड़ा पहुंच गया होगा, और एक बंदर की नसबंदी, और जवाब देने में कहीं कोई शर्म भी नहीं है किसी को। हरपाल, जी ललित जी, बिल्कुल वन विभाग में पूरी तरह से जंगल राज कायम है। बात करें रायगढ़ के इंदिरा विहार में बने इस मंकी स्टरलाइजेशन सेंटर की, तो लगभग 4 साल पहले पूर्ववर्ती सरकार ने करोड़ों खर्च करके इस योजना को लाया था। लोगों की भी मांग थी कि उत्पाती बंदरों की वजह से उनके फसल, शेड, घर सब कुछ बर्बाद हो रहा है। उत्पाती बंदर जो है सब चीज में उत्पात मचा रहे हैं। इन्हीं के आतंक को कम करने के लिए पूर्ववर्ती सरकार ने संज्ञान लिया और करोड़ों खर्च करके मंकी स्टरलाइजेशन सेंटर बनाए। इसका मुख्य उद्देश्य यही था कि बंदरों की नसबंदी होगी, नसबंदी की वजह से इनकी आबादी में नियंत्रण रहेगा, जो एक लिमिट रहनी चाहिए उसी के आधार पर जो है बंदरों की नसबंदी होगी। और जैसे जैसे बंदरों के संख्या बढ़ते जाएंगे तो बंदरों की नसबंदी की वजह से प्राकृतिक तौर पर ही इनकी आबादी कम होती जाएगी, जिससे यह अंदाजा लगाया गया कि बंदरों की आबादी कम होने से लोगों को नुकसान भी कम होगा और कहीं न कहीं इससे लोगों को फायदा मिलेगा और जो फसल है और जो लोगों के घर है वो भी सुरक्षित रह पाएंगे। लेकिन सरकार बदली, सरकार बदलने के बाद अब जो अधिकारी बैठे हैं वहां पर वो पूरी तरह से जंगल राज कायम करके रखे हुए हैं। हैरानी की बात है कि पायलट प्रोजेक्ट में केवल एक बंदर का उपचार कहीं न कहीं बड़े सवाल खड़े कर रहे हैं। हालांकि भाजपा इसके आरोप तो लगा रही है, लेकिन आरोप लगाने के बाद भी अभी तक जो है अधिकारी मौन रूप से। ये बात सही है, पायलट प्रोजेक्ट के अगर ये हाल है, एक बंदर की नसबंदी हो पा रही है,
तो अंदाजा इसका लगाया जा सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया हरपाल इस तमाम जानकारी के लिए। खबर कोरबा से, कटघोरा रेंज में हाथियों का उत्पात सामने आया है। पसान रेंज में हाथियों का झुंड उत्पात मचा रहा है। 44 हाथियों के दल ने इलाके में डेरा डाल लिया है। लोग परेशान हैं। और बुलेटिन में इतना ही, खबरें जारी रहेंगी। फर्जी जाति मामले में ऋचा जोगी